विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान, अध्याय 5, पारुल पटेल का खुलासा। सैंक्चुअरी गांव कालिम्पोंग जिला के उस हिस्से में स्थित था जिसे रेलवे ने अनदेखा कर दिया था और जहां मोटर चालकों की नजर अभी तक नहीं पड़ी थी। इसके अलावा वह गहरी घाटी जिसमें यह गांव बसा था, एक ओर छोटी सी नॉर्मन चर्च और दूसरी ओर एक टॉवर किसी मुख्य मार्ग पर नहीं पड़ती थी। इसलिए कोई भी उस संकरी चेरी के पेड़ों से सजी गली में तभी उतरता जब उसे गांव में वास्तव में कोई काम होता। यह स्थान उन आश्चर्यजनक सुंदरियों में से एक था जिसने मोरलैंड को दुनिया की सारी रम को ठुकराकर चित्रकारी के लिए प्रेरित किया। एक छोटी सी धारा सड़क को दो पहाड़ियों में बांटती हुई बहती थी, जबकि अधिकतर शुद्ध एलिजमानसी पारिककालीन झोपड़ियां सड़क के दोनों ओर ऐसे फैली थीं जैसे घास के मैदान में सोती भेड़ें हों। यह सच है कि लोहार की दुकान में पेट्रोल स्टोर था जिसे एक जर्जर इंजन बॉयलर में रखा गया था, जो पता नहीं किस कबाड़ खाने से लाया गया था, लेकिन उसमें भी एक देहाती आकर्षण था। यह एक परिकठा जैसा गांव था जिसमें देहाती लोग रहते थे जो भले ही फिल्मों में दिखाए जाने वाले पारंपरिक सफेद कुर्ते न पहनते हों, लेकिन रविवार की सुबह प्राचीन टोपी पहने चर्च की ऊंची नीची सीढ़ियां चढ़ते जरूर थे। द थ्री ड्रमर्स नामक सराय इस तरह टेढ़ी थी कि उसका बायां हिस्सा पहाड़ी की तुलना में 2 फुट नीचे था। यह भूरी बिना मरम्मत की ओक की लकड़ी और पीली प्लास्टर से बनी हुई थी, जिसमें जालीदार खिड़कियां और लाल टाइलों वाली छत थी। इसके 3 दरवाजे थे। मुख्य द्वार सड़क के स्तर पर स्थित गलियारे की ओर, बार पार्लर 4 सीढ़ियां ऊपर बाईं ओर और 4 एले 2 सीढ़ियां नीचे दाईं ओर। शाम के लगभग 5 बजे थे जब पूरा गांव शांत सुनहरी रोशनी में डूबा था कि एक बेंटली कार द थ्री ड्रमर के बाहर आकर रुकी और प्रतीक भाई दक्षेश भाई पटेल तथा भैरवनाथ मुखर्जी को उसके मुख्य दरवाजे पर उतार दिया। लुक कार को सड़क पार लोहार की गैरेज में ले गया और दोनों युवक उस ठंडी मीठी खुशबू वाली गली में प्रवेश कर गए। प्रतीक भाई ने अपनी कोट की कॉलर ऊपर कर ली थी। मैं अभी पहचान में नहीं आना चाहता, वह बड़बड़ाया, और मैं गवर्नर से मिलने से पहले पारुल से बात करना चाहता हूं। अगर मैं मिसेस पारोमिता को पकड़ सकूं तो वह सब ठीक कर देंगी। वह चुपचाप गलियारे में नीचे गया और सबसे अंतिम कमरे रसोई में झांक कर बोला, पारो। एक दबा हुआ चीख और पत्थर के फर्श पर बर्तनों की खड़खड़ाहट हुई। अगले ही क्षण घर की मालकिन प्रकट हुई, एक बड़ी लाल चेहरे वाली महिला जो रंग बिरंगे कॉटन के कपड़ों और बड़ी नीली एप्रण में थीं। उनकी बाहों की आस्तीनें ऊपर छड़ी हुई थीं और भूरे बाल बिखरे हुए थे। वह दमक रही थी। उन्होंने लड़के को बाह से पकड़ लिया और साफ लग रहा था कि वह खुद को बड़ी मुश्किल से गले लगाने से रोक पा रही थीं। तुमने मान लिया, मैं जानती थी तुम्हारा जन्मदिन भी आ रहा है। उनकी आवाज गहरी और गूंजदार थी, जिसमें खुशी के बावजूद बहुत थोड़ा लहजा था। कार में चलकर खुद को दिखाओगे नहीं, सर? उन्होंने बाद में जोड़ा। प्रतीक भाई ने सिर हिला दिया। सुनो पारो, उसने कहा, अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है। क्या तुम मेरे दोस्त मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी को एक कमरा दे सकती हो और हमें कहीं बात करने की जगह दिला सकती हो? अगर पारुल के लिए एक नोट भिजवाया जा सके तो अच्छा होगा। टॉवर में सब कैसे हैं, क्या तुम्हें पता है? मिसेस पारोमिता, जिन्होंने उसकी बात की गंभीरता को महसूस किया, समझदारी से कोई सवाल नहीं किया। वह टॉवर के बच्चों की वफादार मित्र और विश्वास पात्र रही थीं जब से वह वहां रसोइयां बनी थीं, और उनके हालात हमेशा से ही उनका प्रमुख सरोकार रहे थे। उन्होंने मेहमानों को ऊपर एक भव्य पुराने शयन कक्ष में पहुंचाया, जिसके साथ एक छोटा सा बैठक कक्ष जुड़ा हुआ था। आप नोट लिखिए सर, मैं कुछ लेकर आती हूँ। उन्होंने खिड़की खोलते हुए कहा ताकि खुशबूदार शाम की हवा अंदर आ सके। आप पूछ रहे थे ना मिस्टर प्रतीक भाई, लोगों के बारे में। आपके पिताजी ठीक हैं, लेकिन चिंतित दिखते हैं। और पारुल, वह तो बहुत प्यारी हो गई है। अरे, आपकी माँ की छवि दिखाई देती है उसमें। वही आंखें, वही चाल, वही सब कुछ। और बुआ? प्रतीक भाई ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। मिसेस पारोमिता ने नाक चढ़ाई। तुम्हें अपनी बुआ के बारे में जल्दी ही पता चल जाएगा। उस चीज के साथ
अपनी फोटो खिंचवा रही है। उन्होंने आखिरी शब्द पर अपनी निगाहें झुका लीं, मानो चैलीस का जिक्र करते हुए उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी हो रही हो। मैंने उसके बारे में सुना है, प्रतीक भाई ने धीरे से कहा। बाकी वो ठीक है। ठीक ही है, बस पूरे घर को पागल और बेकार लोगों से भर दिया है। अजीब कपड़े पहनकर ऐसे इतराते फिरते हैं जैसे कोई अभिनेता अभिनेत्री हो। तुम्हारी माँ तो स्वर्ग के पलंग में करवट ले लेंगी, अगर पहले ही नहीं ले चुकी। वो कलाकार लोग, प्रतीक भाई ने अनुमान लगाया। कलाकार? वो कलाकार नहीं है। मिसेस पारोमिता ने विस्फोटक अंदाज में कहा। मैं कलाकारों को जानती हूं, मैंने उन्हें यहां ठहराया है। साफ सुथरे छोटे लोग, अपने खाने पीने को लेकर बड़े चूजी। मैं नहीं जानती तुम्हारी बुआ ने किसे बुला लिया है। बोल्शेविक हो तो मुझे आश्चर्य नहीं। तुम वहां कागज और कलम पाओगे, प्रतीक भाई। और अपने कपड़ों की सरसराहट के साथ वह कमरे से बाहर चली गईं। प्रतीक भाई छोटे कमरे के बीचों बीच रखी चौकोर मेज पर बैठ गया और कुछ शब्द लिखे। प्रिय पारुल, मैं दी ड्रमर्स में हूं, क्या तुम 1 मिनट के लिए नीचे आ सकती हो? प्यार सहित, प्रतीक भाई। उसने कागज को मोड़ा, एक लिफाफे में डाला और ऊख की अलमारी जैसी सीढ़ियों के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। नीचे दरवाजे के पास मिसेस पारोमिता का उलझे बालों वाला सिर दिखाई दिया। फेंक दो, मैं प्रशांत को भेज दूंगी इसके साथ। प्रतीक भाई वापस भैरवनाथ मुखर्जी के पास गया। सुनो, उसने कहा, लक के बारे में क्या ख्याल है? वो कुछ उगल तो नहीं देगा? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी मुस्कुराए। जिंदगी की कसम नहीं, उन्होंने कहा। लग तो फोरेले में बैठा है, कान फड़फड़ाते हुए देसी हाजिर जवाबी और बियर पी रहा है। प्रतीक भाई खिड़की की ओर गया और बाहर देखा। सराय के गार्डन एक उलझे हुए रैम्बलर गुलाबों और चमकते डेल्फिनियम से भरा हुआ था, जो पुराने लाल ईंटों की ऊंची दीवारों के बीच से होते हुए उस छोटी सी धारा तक फैला था जो गांव के बीचों बीच बहती थी। यह असंभव लगता है, उसने धीरे से कहा। तुम्हारे फ्लैट में जब कहानी सुनी थी तो भी अविश्वसनीय लगी थी, लेकिन यहां आकर जब सब कुछ वैसा ही है जैसा हमेशा था, इतना शांत, इतना सुंदर और दुनिया से मीलों दूर, तो ये सब बकवास जैसा लगता है। भगवान की कसम, लौटकर अच्छा लगा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी कुछ नहीं बोले और तभी दरवाजा खुला और मिसेस पारोमिता एक ट्रे लेकर लौट आईं। ट्रे पर 2 टैंकर्ड, ब्रेड बटर और पानी सहेज कर रखी एक बड़ी सी प्लेट थी। उन्होंने विश्वास के साथ कहा, घर की बनी बियर है, हम बस अपने लिए रखते हैं। जो कंपनी भेजती है वो अब पहले जैसी नहीं रही, उसमें सरकार का स्वाद आता है। मेरी मानो, मैं मिस पारुल को ऊपर भेज दूंगी जैसे ही वो आएगी। उन्होंने चलते चलते प्रतीक भाई के कंधे पर अपना मोटा लाल हाथ रखा, एक बेहद स्नेहिल और आत्मीय इशारा, और फिर दरवाजा बंद करके बाहर चली गईं। मोटी बछड़ी के स्वागत में मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने टैंकर्ड उठाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा ओल्ड भारतीय है प्रतीक भाई कि मुझे लगता है अभी किसी भी वक्त फूलों की मालाएं लिए कुछ देहाती युवतियां और एक छोटा सा मायपोल लेकर यहां आ जाएंगी। अरे बाप रे सर प्रतीक भाई, एक और पेग। प्रतीक भाई अचानक अपने साथी की ओर मुड़ा, उसकी आंखों में संदेह की हल्की झलक थी। सुनो भैरवनाथ मुखर्जी, उसने कहा, यह कोई बकवास नाटकीय चाल तो नहीं जिससे मुझे फिर से परिवार के गले लगाया जाए? तुम स्वदेश चंद्र के लिए तो काम नहीं कर रहे ना? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी थोड़े आहत से लगे। ओह नहीं, उन्होंने कहा, अब मैं खुद का मालिक हूं, अब कोई आत्मा बेचने वाला सौदा नहीं। कम से कम जब तक अंकल की दौलत चलती है, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। पूंजीवादी टुट्स, 5 में से 1 को ही ये नसीब होता है। प्रतीक भाई मुस्कुराया। माफ करना, उसने कहा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो तो तुम जानते हो कि चैलीस कप हाउस के प्रार्थना कक्ष में है और वो चोरों से पूरी तरह सुरक्षित है। कोई आम चोर तो उसे छू भी नहीं सकता, कोई आम चोर उसे लेना भी नहीं चाहेगा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने जोर देकर कहा, तुम शायद अपना टैक्सी वाला मजा भूल गए हो। तुम्हें मालूम है ना कि तुमने उस आदमी को अच्छी तरह धुन दिया था और उसने अस्पताल में यह तक नहीं बताया कि टैक्सी में कोई सवारी थी। अगर हर 2 दिन में कोई हमें मारने की कोशिश न करे तो तुम्हें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। अब अच्छे लड़के की तरह अपनी बियर खत्म करो और बूढ़ा अंकल भैरव तुम्हारे लिए कोई अच्छा चोर खोज लाएगा
जिसे तुम पीट सको। बस मुझे चिंता ये है कि जब तक हम यहां बैठे हैं कहीं उन्होंने पहले ही कुछ कर न डाला हो। काश तुम्हारी बहन जल्दी आ जाए। टॉवर दूर तो नहीं है? है? वो तो बस पहाड़ी के ऊपर है, प्रतीक भाई ने कहा। पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं देता। ठहरो, लगता है वही है। सीढ़ियों पर महिलाओं की बातचीत की आवाज आई। भैरवनाथ मुखर्जी बेडरूम की ओर चल दिया। मैं यहीं ठहरूंगा जब तक वो भावुक मिलन खत्म नहीं हो जाता, उसने कहा। बेवकूफ मत बनो, प्रतीक भाई ने झुंझला कर कहा। वह आगे कुछ कह पाता, इससे पहले ही दरवाजा खुल गया और एक नहीं बल्कि 2 जवान महिलाएं अंदर आईं, जिनके पीछे मिसेज पारोमिता झांक रही थीं। पहली ही नजर में प्रतीक भाई की बहन को पहचान लेना आसान था। पारुल पटेल भी अपने भाई की तरह लंबी थी, वही तीखे नैन नक्श, वही बहुत नीली आंखें। उसके बाल, जो प्रतीक भाई से भी ज्यादा सुनहरे थे, कानों के चारों ओर मोटी मोटी चोटियों में लिपटे हुए थे। उसने टोपी नहीं पहनी थी और उसकी सफेद पोशाक पर लाल रंग की डिजाइन छपी हुई थी। उसने अपने भाई की ओर हंसते हुए देखा और तभी अचानक उसका कमसिनपन झलक गया। हेलो पुराने प्यारे, उसने कहा और कमरे को पार करते हुए उसका हाथ अपने बाजू में डाल लिया। यह शायद सबसे कम भावुक स्वागत था जिसकी कल्पना की जा सकती थी, लेकिन उसकी खुशी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों और मुस्कान से वो छलक रही थी। प्रतीक भाई ने उसे चूमा, फिर जिज्ञासा से उसकी साथी की ओर देखा। पारुल ने परिचय कराया। ये मानसी पारिक है। हम पोस्ट ऑफिस जा रहे थे, तभी प्रशांत ने तुम्हारा नोट पकड़ आया तो मैंने इसे भी साथ ले लिया। मानसी पारिक, ये मेरे भाई हैं, और प्रतीक भाई, ये है मानसी पारिक। ओह, जाहिर है तुम्हें पारिक परिवार के बारे में कुछ नहीं पता, है ना? जो लड़की अब आगे बढ़ी वह अपनी साथी से बिल्कुल अलग थी। वह नाटी और चंचल थी। उसके काले बाल बीच से मांग निकालकर गर्दन के पीछे एक गांठ में बंधे थे। उसकी भूरी आंखें गोल थीं और हंसी से भरी हुई थीं, और उसमें एक तरह की दबी दबी खुशी का ऐसा आकर्षण था जो लगभग अप्रतिरोध्य था। वह पारुल से कुछ साल बड़ी लग रही थी, जो अब भी किशोरावस्था के अंतिम चरण में लगती थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी का परिचय कराया गया और एक पल के लिए माहौल थोड़ा असहज हो गया। भैरवनाथ मुखर्जी और मानसी पारिक के बीच एक तेज समझदारी भरी नजर का आदान प्रदान हुआ, एक मौन सी पहचान की झलक, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। पारुल ने माहौल की झिझक को भांप लिया और अपनी उमंग से उसे संभाल लिया। मैं भूल गई कि तुम मानसी पारिक को नहीं जानते। यह तुम्हारे जाने के तुरंत बाद आई थी। ये और इनका परिवार टाई हॉल में रह रहे हैं। ये लोग अमरीकी हैं, तुम्हें पता ही होगा। फिर से पड़ोसी होना बहुत अच्छा लगता है, या कम से कम तब तक अच्छा लगता जब तक बुआ दमयंती बेन ने ऐसा घिनौना बर्ताव नहीं किया होता। मेरे प्यारे, अगर मानसी पारिक और मैंने खुद को सभ्य इंसानों की तरह न पेश किया होता तो अब तक कोई कबीलाई लड़ाई शुरू हो चुकी होती। दमयंती बेन को अजनबी पसंद नहीं आते। मानसी पारिक हंसी, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक कोमल अप्रत्याशित रूप से गहरी ध्वनि थी जिसमें नए भारत के उच्चारण की एक बहुत प्यारी सी झलक थी। पारुल स्पष्ट रूप से असहज लग रही थी। यह साफ था कि वह जानबूझकर वैसा व्यवहार कर रही थी जैसा उसे लगता था कि उसके भाई को पसंद आएगा। अपने भाई की अनपेक्षित वापसी को एक सामान्य बात मानते हुए खुद को जबरदस्ती सहज बनाए हुए भैरवनाथ मुखर्जी उसे उत्सुकता से देख रहा था। उसकी बड़ी ऐनक के पीछे से उसकी हल्की आंखों में रुचि की चमक थी। उसकी प्रसन्नता और रंगत के बावजूद उसकी आंखों के कोनों में हल्की लकीरें और उसके हाथों की घबराई हुई मरोड़ में तनाव के संकेत स्पष्ट थे। प्रतीक भाई अपनी बहन की इस सतर्कता को समझता था और उसके लिए आभारी भी था। वह मानसी पारिक की ओर मुड़ा और मुस्कुराता हुआ उसकी ओर देखा। बुआ दमयंती बेन हमेशा से थोड़ी मुश्किल रही हैं, उसने कहा। उम्मीद है पिताजी ने उनके किसी भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार की भरपाई कर दी होगी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा। पापा किसी बात पर चिढ़े हुए हैं। तुम जानते हो वो कितने पुराने ख्यालों वाले प्यारे हैं। मुझे लगता है वो प्रोफेसर को लेकर गुस्से में हैं, जो मानसी पारिक के पापा हैं, कि उन्होंने खानाबदोशों को लावा फॉरेस्ट में डेरा डालने दिया। वो जंगल के पास ही है, तुम्हें पता ही है। उन्हें तो बस मौका मिलना चाहिए उदास होकर खुद को चोट पहुंचाने का। बिना कुछ कहे चुपचाप कुंठित रहना तो उनकी आदत है।
खाना अब दोषों के आने में माँ का हाथ है। उन्हें वो बड़े रंग बिरंगे और सुंदर लगते हैं, लेकिन आज सुबह उनकी 4 कड़कनाथ मुर्गियाँ गायब हो गईं, तो मुझे लगता है तुम्हारे डैड की शिकायत भी जल्द ही हवा हो जाएगी। मानसी पारिक हंसी। प्रतीक भाई ने बारी बारी से दोनों लड़कियों की ओर देखा। सुनो, उसने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी बहन शर्म से लाल हो गई। उसका रंग गले से ऊपर चढ़ते हुए बालों की जड़ों तक पहुंच गया। मानसी पारिक थोड़ी असहज हो गई। पारुल हिचकिचाई। प्रतीक भाई, तुम कमाल हो। तुम तो जैसे कुत्ते की तरह सूंघकर सब कुछ समझ जाते हो। मानसी पारिक के सामने बात करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि यही एक इंसान है जिससे मैं यहाँ खुलकर बात कर सकती थी, और ये सब कुछ जानती है। घर में कुछ बहुत अजीब सा चल रहा है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी खुद को पूरी तरह अदृश्य बना चुका था। अब वह मेज पर बैठा था। उसके पीले चेहरे पर एकदम मूर्खता भरा भाव था। प्रतीक भाई स्पष्ट रूप से चौंक गया था। यह पुष्टि कि उसकी आशंका सही थी पूरी तरह अप्रत्याशित थी। क्या बात है? उसने तीखे स्वर में पूछा। पारुल की अगली बात जरा भी तसल्ली देने वाली नहीं थी। असल में बात वो चैलिस की है। हो सकता है मैं बस कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गई हूँ, और समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे आते ही तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ, लेकिन मैं इसे लेकर बहुत परेशान रही हूँ। तुम्हें याद है ना, कप हाउस की प्रार्थना कक्ष हमारे बचपन से ही एक पवित्र जगह रही है। मेरा मतलब है, हम वहां किसी अजनबी को नहीं ले जाते थे, सिवाय उस निश्चित दिन के, है ना? तो अभी हाल में बुआ दमयंती बेनना पूरी तरह पागल हो गई लगती हैं। वो हमेशा से इस विषय पर थोड़ी लापरवाह तो थीं, लेकिन अब तो। उसने कहा। उसकी आवाज में अनिच्छा थी, मानो वह उस पवित्र वस्तु का नाम लेने से हिचक रही हो। उसने गहरी सांस ली और लगभग डरते हुए अपने भाई की ओर देखा। उन्होंने उसके साथ तस्वीर खिंचवाई है। मुझे लगता है इसी बात ने तुम्हें घर वापस खींचा है। पापा को तो लगभग पक्षाघात ही हो गया था, लेकिन उन्होंने उन्हें झाड़ के रख दिया। चूंकि प्रतीक भाई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने आगे कहा, लेकिन यही सबसे बुरी बात नहीं है। जब वो पिछली बार बॉम्बे गई थीं, तो वहां उन्होंने एक बहुत ही घिनौने लोगों का झुंड बना लिया, एक तरह का अर्धकलात्मक नया धार्मिक समूह। उन्होंने उन्हें किसी महायाजिका जैसा बना दिया है, और अब वो सब मिलकर मंत्र बुदबुदाते रहते हैं, अजीब सी कसरतें करते हैं, वो भी सैंडल पहनकर और लंबी सफेद रात की पोशाकों में, पुरुष भी। यह सब बहुत घिनौना है। वो लोग चैलिस को देखने के लिए घर में आ सकते हैं, और एक आदमी तो उनका एक बिल्कुल बेहुदा चित्र बना रहा है, जिसमें वो उसे पकड़े हुए दिखाई गई हैं। प्रतीक भाई यह सुनकर साफ तौर पर चौंक गया। और पापा? उसने पूछा। पारुल ने कंधे उचकाए। पापा से तो कुछ निकलवाना ही मुश्किल है। तुम्हारे जाने के बाद से वो जैसे खुद में ही सिकुड़ गए हैं, और पहले से भी ज्यादा उदास हो गए हैं। कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वो ज्यादातर खाने पीने की चीजें अपने कमरे में ही मंगाते हैं। हम उन्हें शायद ही कभी देखते हैं। और प्रतीक भाई, उसने धीमे स्वर में जोड़ा, कल रात ईस्ट विंग में एक रोशनी जल रही थी। लड़के ने बिना कुछ कहे भौहें उठाईं और उसने सिर हिलाकर उसकी पुष्टि की। प्रतीक भाई ने अपना कोट उठाया। सुनो, उसने कहा, अगर तुम मुझे बिना उन मेहमानों से टकराए घर में घुसा सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। वह भैरवनाथ मुखर्जी की ओर मुड़ा। तुम यहां ठीक रहोगे, है ना? मैं सुबह आकर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हमें अपनी मूल योजना पर ही टिके रहना चाहिए। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने जोश से सिर हिलाया। मुझे लुक को सभ्य समाज के लिए ट्रेनिंग में लगाना है, उसने हंसते हुए कहा। वह देख सकता था कि पारुल ने जाते जाते उसकी ओर एक जिज्ञासापूर्ण लेकिन बिल्कुल भी शत्रुतापूर्ण नजर डाली। जब वे तीनों सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, भैरवनाथ मुखर्जी ने ऊपर से उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया। अकेले रहकर उसने सावधानी से दरवाजा बंद किया और मेज पर बैठते ही अपनी ऐनक उतारी। फिर उसने अपने सूटकेस से 2 बेहद खास चीजें निकालीं, एक छोटी लेकिन खतरनाक दिखने वाली रबर की लाठी और एक बेहद उपयोगी कोल्ट रिवॉल्वर। अपने हिप पॉकेट से उसने एक बिल्कुल वैसी ही दूसरी बंदूक निकाली, जिसमें बस एक ही अनोखी बात थी, वो केवल पानी फेंकने के लिए बनाई गई थी। उसने दोनों हथियारों को गंभीरता से देखा। आखिरकार उसने लंबी सांस ली और खिलौने वाली बंदूक को वापस केस में रख दिया। असली रिवॉल्वर उसने फिर से अपने हिप पॉकेट में डाल ली।
नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।